चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों से निवेदन भी है, अपील भी है कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक की बटन दबाने से मत चूकिएगा, क्योंकि आपकी एक थोड़ा सा जो प्रयास होता है वो हम लोगों को एनर्जेटिक कर देता है। ठीक है, तो आपसे यही अपेक्षा है कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक की बटन दबाकर हमें भी एनर्जेटिक बनाइए। और उसके बाद मैं पूरी टीम की तरफ से लगातार आपके मार्गदर्शन में लगा हुआ हूं कि आप बेहतर से बेहतर करें। और उसके साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज मैं अवश्य कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम में 100% तैयार करके नहीं जाता। आपका बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन आपके पास नहीं होना चाहिए कि आप कितना तैयार किए हैं, कितना नहीं तैयार किए हैं। 6 मार्च को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपके सामने है और आपने जो भी पढ़ा है आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, ऐसा फील करिए। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखना है कि एक बेहतर स्ट्रेटजी आपके जटिल जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसको भी इजी बना देते हैं। और वह कंडीशन क्या है जिसके माध्यम से हम जटिल परिस्थिति को भी हम इजी गोइंग ला करके हम चल सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन सारी कंडीशन को मैं आज चर्चा करूंगा। तो प्रथमतः मैं अपने पूरी टीम की तरफ से, संस्था के अभिभावक की तरफ से, माननीय मैम जी और माननीय सर जी की तरफ से भरपूर शुभकामनाएं, हृदय की अंतस्थल की गहराइयों से भरपूर आशीर्वाद आप लोगों को ज्ञापित करता हूं। और अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से, कि आप नो डाउट सफलता के शिखर गौरव के अधिकारी बनेंगे और अच्छी उपलब्धि लेंगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अब आप एग्जाम देने की बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं। आप अंडरग्राउंड हो चुके होंगे, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप अभ्यास कर रहे हैं। अब नया चीज मत पढ़िएगा। पहली मेरी नेक सलाह है, नया चीज मत पढ़िएगा। नई चीज आप पढ़ चुके होंगे और उसको अब अधिक से अधिक रिवीजन करिएगा। दूसरी चीज, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इससे एक नई स्किल आपको मिल जाती है। और जैसे तमाम प्रकाशन में प्रीवियस ईयर सॉल्व आए हैं, जैसे एजीपी प्रकाशन है, घटना चक्र है, यूथ है, जो भी आपके पास होगा, मैं किसी प्रकाशन विशेष की बात नहीं करता हूं। और जो भी आपके पास है नेट के संदर्भ में, आप उसको पढ़िए, उस पर बेहतर करने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक चीज ध्यान रखना विद्यार्थियों, कि जो प्रैक्टिस है वही किसी भी स्किल में व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि व्यक्ति प्रभावी स्वरूप में आकर खड़ा होता है। या आप कह सकते हो कि व्यक्ति उसके एक एक बेसिक सेक्शन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है तब वह देखता है कि क्या उसके आधार बन सकते हैं। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। उस बेसिक सेक्शन को हम देखेंगे, क्या आधार होता है उसको भी हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे, कि क्या सेक्शन बनते हैं उसको भी हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे। उन सारे बिंदुओं को देखेंगे जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको समझना है कि जो क्वेश्चन होते हैं उसका जो पैटर्न होता है, वह पैटर्न कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे, अच्छा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप देखेंगे जिस समय क्वेश्चन सेक्शन आपके आ जाते हैं, तो वहां आपको बिल्कुल देखना है क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है, 3 स्वरूप की प्रकृति होती है। नंबर 1 स्वरूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्चुअल। नंबर दूसरा जो स्वरूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और नंबर तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं टैली के क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में रखना है। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये मेरी मेमोरी पर डिपेंड करते हैं। हमारा मेमोरी, हमारा जो कंप्यूटर है ब्रेन का, वो कितना स्टोर कर सकता है, फैक्ट को कितना कलेक्ट कर सकता है, उससे संबंधित होते हैं। और ये विषय की गहराई से संबंधित होते हैं, ध्यान रखना। और अगर मुझे याद है तब तो ये आएंगे, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसको दिमाग में रखना है, अगर याद है तभी आएंगे, अगर याद नहीं है तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इस पर आपको कॉन्सेप्ट करना है।
दूसरी चीज आपको टारगेट करना है कि जिस समय हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो सबसे पहले हम फैक्चुअल क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चन को हल करते हैं। जब मेरे फैक्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तब हम सेकंड स्टेप पर जाते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सेकंड पोजीशन पर सॉल्व करिएगा, निश्चित रूप से आप श्योर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे गलती होने की संभावनाएं कम से कम होंगी, क्योंकि आप फैक्चुअल पहले कलेक्ट कर चुके होते हैं। अब आपको लड़ाई कॉन्सेप्चुअल पर करना है। जब आप कॉन्सेप्चुअल पेपर को हल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और कथन कारण के प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं, कॉन्सेप्चुअल में ध्यान रखना कथनात्मक प्रश्न होते हैं, उसके बाद फिर आप टैली के प्रश्न पर आइएगा, क्योंकि टैली के प्रश्न अच्छी संख्या में आते हैं। और मैंने अपने क्लास लेक्चर में मैं लगातार ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन भी लगातार क्लासेस चलते रहते, यूजीसी नेट के, पॉलिटिकल साइंस के भी है, फर्स्ट पेपर के भी हैं, और मैं उसमें पीडीएफ डाला हूं टैली करने वालों के। ठीक, तो मैंने पूरा कलेक्ट किया है, मैंने अभ्यास करवाया है, टैली के प्रश्नों का अभ्यास करवाया है कि आप एक बेहतर कलेक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक भी अगर टैली किया तो आंसर आपका निकल सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले फैक्चुअल प्रश्न को हल करें, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल को हल करें, उसके बाद टैली के प्रश्नों को हल करें। टोटल 100 क्वेश्चन है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर रखना है। समय नॉर्मली 3 घंटे के होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर भी करना है 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑप्शनल करना होता है। मैंने पहले के क्लास में भी आपको समझाया था कि 1 घंटा 10 मिनट न्यूनतम फर्स्ट पेपर को रखिए, 1 घंटा 50 मिनट आप जो है विषय को रखिए। 1 घंटे 50 मिनट में आप अपने सब्जेक्ट को निश्चित कर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अरे जी, करना तो 100 क्वेश्चन है ना, ऐसा तो है नहीं। 100 क्वेश्चन करना है और 100 क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बेहतर कर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बात समझ रहे हैं? बशर्ते आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि ये माइंड मेकिंग करके आपको जाना है, बिल्कुल दिमाग में सोच के जाना है कि आप बहुत बेहतर करेंगे, आपको बहुत कुछ आता है और आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बहुत कुछ छोड़ा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज करना आत्महत्या करने के समान होता है। आपको आता सब है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हो, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हो। अरे जी, कोई ये जीवन थोड़ो मेरा खत्म हो गया, यहां जीवन नहीं खत्म हो गया। अरे हम उसके लिए नहीं बने हैं, वो मेरे लिए बना है। हम उसके लिए नहीं जीते हैं, वो मेरे लिए जीता है। ऐसा भाव आपको मन में रखना है और आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। बस इतना सा मेरा संदेश है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस करिए। उसके लिए कैसे करना है, हमने एक रणनीति बना दिया। उसके बाद अब हम सीधे आ जाते हैं विषय की तरफ। देखो, जैसे आप ये 10 यूनिट में है, पूरा क्वेश्चन आपके 10 यूनिट से आते हैं। जब आप पहले यूनिट के क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं तो ये सब तो ट्रेडिशनल है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, शक्ति, नागरिकता ट्रेडिशनल है। आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है? नारीवाद पर करना है, पारिस्थितिकीवाद पर करना है, बहुसंस्कृतिवाद पर करना है, उत्तर आधुनिक वाद पर करना है। इन चारों पर विशेष फोकस करना है, एक स्पेशल स्ट्रेटजी बना करके आपको फोकस करना है। और यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो एक मॉडल आ गया है, यूजीसी नेट का जो एक मॉडल आ गया है, यह प्रैक्टिकल मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल नहीं है। अब जमाने चले गए जब थ्योरी पूछी जाती थी। अरे अब थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर आ गया है, अब बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर आ गया है। क्वेश्चन बनाने वाले भी उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल मोड में बना रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नारीवाद को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, पारिस्थितिकीवाद पढ़ लीजिए, बहुसंस्कृतिवाद को पढ़ लीजिए, उत्तर आधुनिकतावाद को पढ़ लीजिए। और आपको दिमाग में रखना है, इससे यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत पढ़िए, ये तो आप बीए से ही पढ़ते चले आए हैं, ट्रेडिशनल रूप से आप पढ़ते चले आए हैं, लेकिन आपको आधुनिक नए टॉपिक को स्पेशली ध्यान देना है। किस पर? नारीवाद पर, पारिस्थितिकीवाद पर, बहुसंस्कृतिवाद पर, उत्तर आधुनिकतावाद पर, उस पर आपको विशेष रूप से गौर करना है। ठीक, और अब हम लोग, अच्छा एक चीज और भी है, जब नारीवाद पढ़िए तो इनके कई दृष्टिकोण पढ़िए। कुदारवादी नारीवाद क्या है, आक्रामक नारीवाद क्या है ना, समाजवादी नारीवाद क्या है, ये सारी चीजें आप नारीवाद के संदर्भ में पढ़िए। पारिस्थितिकीवाद का पॉलिटिकल साइंस में कैसे रोल है, आप उसको पढ़िए। उसके बाद आप देखते हैं कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है, पूर्व आधुनिकतावाद,
आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, इन तीनों की तुलना करते हुए रीड करिए। समर्थक विचारकों की अलग से लिस्ट बनाइए। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से आपको बहुसंस्कृतिवाद को तैयार करना है। एक तरफ कॉन्सेप्ट को तैयार करिए, एक तरफ समर्थक विचारक को तैयार करिए। जरूर क्वेश्चन फंसते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पहले आपको इसको गौर करना है। सेकेंड पॉइंट पर आप ध्यान रखें, जब आप विचारक में आते हैं यूनिट 2 की विचारक में ध्यान रखना, आपको मेरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट देखना है, आपको फ्रांज फेनान देखना है, आपको जॉन रॉल्स देखना है, आपको ग्राम्सी और हन्ना अरेंट देखना है। ये स्पेशली देखना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि और को मत देखिए। आप और को तो पढ़े हैं, आपने बीए में पढ़ा होगा, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते थे तब आप पढ़े होंगे, लेकिन ये जो टॉपिक मैं देख रहा हूं ये आप नहीं पढ़े होंगे, ये जरूर कॉन्सेप्ट में है। ये जो टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे मेरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट है, फ्रांज फेनान है, हन्ना अरेंट है, ग्राम्सी है, इन सब से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर आते रहते हैं, कभी के 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स है यहां क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। तो जो पाश्चात्य विचारक हैं, जिसकी लिस्ट पर मैं इस समय आपको डिस्कस कर रहा हूं, इन पर ज्यादा फोकस करना होता है, इन पर नंबर आप क्वेश्चन अधिक होते हैं, क्वेश्चन यहां ज्यादा आते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। जो भारतीय विचारक हैं इस पर क्वेश्चन कम आते हैं, इसको आपको गौर करना है। और भारतीय विचारक से जो क्वेश्चन है प्रायः ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं। वेस्टर्न में क्वेश्चन आधुनिक आते हैं, भारतीय में क्वेश्चन प्रायः ट्रेडिशनल आते हैं, और लगभग प्रवक्ता के क्वेश्चन फंस जाते हैं। दिमाग में रखना, यहां टैली करवा सकते हैं। जैसे अब अगर आपको गौर करना है तो अगाना सुत्त पर ध्यान रखना, वर्णी पर ध्यान रखना, पंडिता रमाबाई पर ध्यान रखना, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद में पेरियार ईवी रामास्वामी पर ध्यान रखना। और उसके बाद में आप देख रहे हैं, चूंकि इस समय जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसमें जैसे एम राय से प्रश्न पूछ सकता है, दीनदयाल उपाध्याय से प्रश्न पूछ सकता है, तो मेरे कहने का मतलब है सावरकर से प्रश्न उठा सकता है। इन सारे बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से गौर करने हैं। और शेष तो आप पढ़ते ही हैं, गांधी जी, अरविंदो, विवेकानंद, ये सब तो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन पर आपको स्पेशली गौर करना है। एक बार जरूर ट्रेस करिएगा इनको जरूर आप पढ़िएगा। कभी कभी अगाना सूत्र या पंडिता रमाबाई से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है, अन्य को भी क्वेश्चन टच करता। मैं नहीं कह रहा हूं कि और को नहीं पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि 6 तारीख को आप एग्जाम देने जा रहे हो, इस समय आपको किसको टारगेट करना है। यद्यपि इसके जो मॉडल होते हैं इंडियन थिंकर्स के प्रिय विद्यार्थियों, वो ट्रेडिशनल होते हैं, उस पर आपको गौर करना है। ध्यान देना, अगर हमको जेआरएफ होना है तो सबसे ज्यादा मेहनत मुझे 3 पार्ट पर बहुत अच्छे से करना चाहिए। नंबर 1 कंपैरेटिव, नंबर 2 पब्लिक एड, नंबर 3 आईआर। जब आप आईआर को पढ़ना तो उसको 3 भागों में बांट लेना। आईआर को पढ़ते समय 3 भागों में बांट लेना, और एक आईपी है, एक आईआर है, एक आईओ है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप 3 भागों में बांट करके उसे पढ़ना है। तो हम कह रहे थे इन तीनों चीजों पर बहुत बेहतर पकड़ आपको बनानी होगी। अब एक प्रश्न मन में आता है कि आखिर कंपैरेटिव में हम क्या क्या चीज फटाफट तैयार करने। सबसे पहली चीज तो पहला चैप्टर पढ़िएगा, जिसमें आपको राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, और उसके बाद में आप देखेंगे राजनीतिक सामाजिकरण क्या है, और डेविड ईस्टन एवं आर्मेंड पावल का कॉन्सेप्ट। इतना अगर आप तैयार किए हो तो आप देखिएगा बेहतर क्वेश्चन मिलेगा आपको। राजनीतिक दल, दबाव समूह बेहतर तरीके से पढ़ना है आपको, शासन के स्वरूप बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? अगर आप इतना भी देख करके जा रहे हैं तो आप कई क्वेश्चन इसमें अचीव कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप यहां देख रहे होंगे सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो यहां मेरे सामने कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे हमने कहा ना कि लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक स्वरूप है, ये सब तो आप देख ही रहे हो, लेकिन जो तीसरा पार्ट इसका आ गया है यहां पर संविधान और संविधानवाद के संदर्भ में, स्पेशली इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा। ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछते हैं।
अर्थात संविधान और संविधानवाद से क्वेश्चन पूछ लेता है, और शक्ति की संरचना से क्वेश्चन पूछ लेता है, डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, उसके साथ साथ आपको देखना है तो सबसे पहले पहला चैप्टर देखना है, उसके बाद उपनिवेश नौ उपनिवेशवाद को देखना है, उसके बाद आप देखेंगे निर्वाचन की प्रणालियां देखना है, राजनीतिक दबाव समूह देखना, उसके बाद शासन के स्वरूप देखना है। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन और पावर को देखना है, जिसमें संविधान और संविधानवाद अपने आप जुड़ जाएंगे, उन पर भी फोकस करना है। अगर इतना आप ध्यान में रखे हैं तो पक्का आपके सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ये ध्यान जरूर देखिएगा। एक चीज और है, यहाँ एक प्रश्न आता है कभी कभी, अभिजनवाद, जिसमें हम लोग कहते हैं अभिजन वर्ग की चर्चा हम लोग करते हैं, इस पर भी आपको गौर करना होगा, जिसमें सोमपेटर है, मिचेल्स है, मोस्का है ना, ये सारे विचारक जो हैं इनसे भी कमेंट्स पूछे जाते हैं, कभी कभी इनकी पुस्तकें आ जाती हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस पर भी हमको गौर करना होगा। तो कहने का मतलब हो गया, और यहां मैं अभी चर्चा ही कर रहा था राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन की पद्धतियां, तो ये तो आपको हमने चर्चा कर ही दिया है, उस पर आपको विशेष गौर करना है, और उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। आपके पास क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, हल करना है आपको, टॉपिक अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लेना है। अब हम आ गए सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय संबंध पर। कहता है कि जब अंतरराष्ट्रीय संबंध में जाना तो सबसे पहली चीज अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत को पढ़िएगा, आईपी को पढ़िएगा, जिसमें ये सारे वादों को पढ़ना है प्रिय विद्यार्थियों। जरूर क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी यहां से चार चार क्वेश्चन टपक जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको गौर करना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो हमारे संघर्ष और शक्ति की शांति की चर्चाएं हैं उस पर आपको गौर करना है, ध्यान रखना। और उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर आपको अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखना है, और क्षेत्रीय संगठन में बहुत ज्यादा नहीं है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकी संघ है, संघाई कोऑपरेशन है, आसियान है, चार ही आप देख रहे हैं, केवल चार संगठन की बात हो रही है। ठीक, और उसके साथ यूएनओ की बात हो रही है। ठीक है, तो कहता है कि हम लोग यूएनओ को, तो आप जब टीजीटी तैयार करते हैं तभी बेहतर से पढ़ लेते हैं, आप यूएनओ को बेहतर पढ़े रहिए, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जान लीजिए। उसके साथ साथ आप इन चार, बहुत सारे संगठन को मत रटिए, इन चार को आप तैयार करना है। कुलदीप हड़िया की पुस्तक आप ले लीजिएगा, शुरू से लगभग 2-3 चैप्टर आप पढ़ लें, और लास्ट में चले जाइएगा, विभिन्न संधियां, विभिन्न संगठन ये दिए हुए हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा, समझौते दिए हुए हैं उनको पढ़ लीजिएगा, आप बेहतर तरीके से अच्छा काम आप करेंगे। यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया उठते हैं राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, जैसे ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू साउथ, और उसके बाद विश्व व्यापार, ग्लोबलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छी संख्या में उठते हैं, और ये प्रवक्ता का भी क्रीम पॉइंट माना जाता है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने एक चीज आपको समझाया, अब जो बेसिक चीजें आ रही हैं, अगला पॉइंट्स जो मेरे सामने है कि भारत की विदेश नीति। देखो, जब हम आईआर पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उसमें हम भारत की विदेश नीति पढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या है, बाध्यताएं क्या है, विभिन्न देशों से उनके रिलेशन क्या है, सब फिक्स कोर्स है, बहुत ब्रॉड नहीं लेके जाना है, वहां बिल्कुल फिक्स कोर्स है, क्या क्या चीजें हैं वो चीजें आप देख रहे हैं बिल्कुल, और उसको केवल आपको अभ्यास करते चले जाना है। जैसे प्रमुख शक्तियां यहां दिए हुए हैं कि जैसे संगठन में किसके किसके साथ देखना है, यूएसए है, सोवियत रूस है, और चाइना है, प्रमुख देश के संदर्भ में उनका क्या है, और पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या उनके थीम है। कहने का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत कुछ ना कहते हुए इतना आपको जान लेना है, आईपी आपको तैयार करना है मजबूती से। आईआर बड़ा रोचक है, भारत की विदेश नीति है, उसको आप तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुलदीप फाड़िया पतली सी आती है, उसको आप बेहतर अभ्यास कर लीजिए, शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, शुरू के आप अंतरराष्ट्रीय संगठन और यूएनओ को पढ़ लीजिए, और लास्ट में चले जाइए उनको बेहतर रिवीजन कर लीजिए, बहुत बढ़िया। बीच में अंतरराष्ट्रीय वर्ष या अंतरराष्ट्रीय दिवस दिए रहते हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और आप बहुत बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, इसमें मत उलझना। आप इसमें भारत के संविधान विधिवत अगर पढ़े हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। भारतीय संविधान अगर पढ़े हैं, उलझिए मत, विधिवत तैयार हो जाएंगे।
इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान आप पढ़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जरा सा भी आपको सोचना नहीं है। अब 8वां जो पॉइंट्स आपके सामने आता है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप पढ़े हैं तो भी सही है, नहीं पढ़े हैं तो भी सही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। और अगर आप इतने पीजी कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो इस यूनिट के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि बिना पढ़े हल कर सकते हैं। क्यों आप बहुत ज्यादा समय इस पर देना चाहते हैं? तो 8वीं यूनिट पर बहुत परेशान नहीं होना है। आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को लेकर के चलिए, आप बहुत बेहतर करोगे। 8वीं यूनिट को अलग से मत पढ़िए, क्योंकि आप पीजी करते करते इतना पढ़ चुके हैं, और यहां जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल आते हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल मत इसमें उलझिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, खास तौर पर लोक प्रशासन को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। लोक प्रशासन को देखिए, लोक प्रशासन को बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर भारतीय प्रशासन कमजोर हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन 9वीं यूनिट पर बहुत फोकस करना है, बहुत बढ़िया फोकस करो 9वीं यूनिट पर। आप 10वीं यूनिट पर कमजोर पड़ जाएंगे तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 9वीं यूनिट पर कमजोर पड़ जाएंगे तब बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको 9वीं यूनिट बहुत बढ़िया से तैयार करना है, और इसके लिए अवस्थी एंड माहेश्वरी की पुस्तक में बार बार आपको बताता रहता हूं। अवस्थी और माहेश्वरी की पुस्तक बहुत बढ़िया है, ये आप समझ लीजिए, एकदम पैनेसिया है, रामबाण है। अवस्थी एंड अवस्थी लेंगे तो भारत के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा, आप चूंकि समय कम है, हम बताएंगे तो आप कंफ्यूजन में आएंगे। कम समय में आपको बेहतर तैयार करना है। भारतीय प्रशासन अगर कम भी हो गया तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है प्रिय विद्यार्थियों। और खास तौर पर जैसे ये वाला जो पहला पोर्शन है वो तो आप तैयार ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अगला पोर्शन ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, संगठन के सिद्धांत, ठीक है, संगठन और प्रबंधन, संगठन के संप्रेषण, कहने का मतलब ये संगठन वाला जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा फोकस करता है लोक प्रशासन के संदर्भ में। तो लोक प्रशासन में आप थ्योरेटिकल पोर्शन पर खूब मेहनत करिए। थ्योरेटिकल पोर्शन खूब पूछता है, प्रैक्टिकल कम पूछता है, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको 9वीं यूनिट को बहुत मन से तैयार कर लेना है, और आप बहुत अच्छा करेंगे। और 10वीं यूनिट जो है प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि ये हमारे एक तरह से मैं कह लूं भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको इजी गोइंग आप इसका अभ्यास कर लेते हो, बेहतर तरीके से आप कर पाते हो। लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी ही यूनिट 9 पर, फिर ध्यान रखना यूनिट 9 पर लगानी है, ठीक। और इसमें जब आप करते हो तो शासन, सुशासन, लोकतंत्री, ये यूनिट 9 में आपको खुद मिल जाता है। उत्तरदायित्व और सुशासन के संदर्भ में सब यूनिट 9 में मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप अवस्थी और माहेश्वरी का पढ़ते हो ना, सुशासन और उसमें सुशासन और संगठन, ये सारे पॉइंट्स उस यूनिट 9 में मिल जाते हैं। तो मैं 10 को तो उतना महत्व तो नहीं देता, क्योंकि जब आप यूनिट 9 पढ़ोगे तो 10 का अपने आप तैयार हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से रणनीति आपको बना करके चलनी है। समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैंने बहुत लंबा क्लास आज लेने का मूड नहीं बनाया। मैंने सोचा कि समय कम है, बेहतर कैसे हम कर सकते हैं, और उसके बाद मैं भरपूर आशीर्वाद भी आपको देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि समय कम में बेहतर करना, फ्रस्ट्रेशन छोड़ दो। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, आप बहुत कुछ पढ़े हो, और बहुत पढ़ने वाला फेल होकर के आता है, कम पढ़ने वाला बेहतर करके आता है। कॉन्फिडेंस एडवांस तक बनाए रखिए, और इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप निश्चित सफल होंगे। समय का मैनेजमेंट बहुत बेहतर करना, 1 घंटे 50 मिनट से अधिक मत लेना, और 1 घंटे 10 मिनट फर्स्ट पेपर को देना। इन्हीं शब्दों के साथ, ये आशा और अपेक्षा से कि आप बेहतर करोगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।